फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का क्या जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं है, बल्कि ये एक नीचे एक हेडिंग आएगी मैनेज्ड फ्लोट के नाम से, ठीक है। इस हेडिंग को आप जो ना जब समझेंगे तो मतलब आपको फिर पूरे तौर पे समझ में आ जाएगा, इतना फिक्स नहीं रहता जितना लिखा हुआ है। इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस नहीं डिसाइड करते एक्सचेंज रेट, बल्कि कौन डिसाइड करता है? रादर इट इज फिक्स्ड अगेंस्ट द, या मतलब एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देते हैं और ये कौन डिसाइड करता है कि कितने रेट पे फिक्स करना है? गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या एक्सचेंज रेट रहेगा, मार्केट फोर्सेस नहीं डिसाइड करती। अ गवर्नमेंट सेट्स एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी से युआन। अगर लेट्स सपोज एक गवर्नमेंट एक करेंसी एक कंट्री है जिसकी करेंसी है युआन, किसकी है? चाइना, ठीक है ना। लेट्स सपोज हम चाइना की मिसाल लेते हैं। लेट्स सपोज चाइनीज गवर्नमेंट ने देखा कि युआन के एक्सचेंज रेट फ्लोट हो रहा है, फ्लोट नहीं होने देना चाह रही वो गवर्नमेंट, वो चाह रही है फिक्स रहे। तो लेट्स सपोज उन्होंने फिक्स किया कि 8 युआन का $1 होगा, ये फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये फिक्स रखने के लिए जहां $1 9 युआन का होने लग रहा था, गवर्नमेंट क्या करेगी? युआन को स्ट्रॉन्ग कर देगी। कैसे? डॉलर्स मार्केट में रिलीज करेगी और उसके बदले युआन खरीद लेगी। भाई ऐसे ही नहीं डॉलर ऊंची बिल्डिंग से नहीं उड़ाएगी, ऐसे नहीं होता रिलीज मार्केट में। एक्सचेंज कंपनीज के पास जाके गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज कंपनीज को गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक अप्रोच करके एक्सचेंज कंपनीज से युआन खरीद लेगा, तो इससे युआन शॉर्ट हो गया मार्केट में, युआन की सप्लाई कम हो गई और उसके बदले डॉलर्स दे देगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। तो जहां पर 9 युआन का $1 बन रहा था, युआन मार्केट अब 8 युआन में इतनी ताकत है कि वो $1 खरीद सकता है, क्योंकि डॉलर काफी मिकदार में मौजूद है मार्केट में। क्लियर है? सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट वुड मैनेज। इसी तरीके से अगर युआन स्ट्रांग हो रहा होगा कि यार अब युआन इतना स्ट्रांग हो गया क्योंकि दुनिया भर में युआन की डिमांड ज्यादा है, दुनिया भर में युआन की डिमांड ज्यादा है, तो अब 6 युआन का ही $1 आ जाएगा। पहले तो 8 युआन का $1 था ना, अब युआन इतना स्ट्रांग हो गया कि 6 युआन में ही $1 आ सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है कि दुनिया भर में लोग युआन डिमांड कर रहे हैं, क्यों? ताकि युआन के जरिए पे करें चाइना को और चाइना का माल खरीदे, तो युआन स्ट्रांग हो रहा है। अब चाइनीज गवर्नमेंट का नहीं इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना जब कि लोगों को $1 के सिर्फ 6 युआन मिलेंगे। पहले लोगों को $1 के 8 युआन मिलते थे, तो वो जो 8 युआन वाला माल है वो $1 में खरीद पाते थे। अब वो 8 युआन वाला माल $1 में नहीं खरीद सकते, क्योंकि $1 के सिर्फ 6 युआन आते हैं, ठीक है ना। उनको $1.3 चाहिए होंगे 8 युआन बनाने के लिए, तो $1.3 में हो सकता है दुनिया भर को एक्सपेंसिव पड़ जाए हमारा माल। तो चाइनीज गवर्नमेंट कहेगी नहीं, हम युआन को वीक कर देते हैं। सही? कैसे? इंटरेस्ट रेट्स लो कर दिए, तो लोगों ने और बोरो करना शुरू कर दिए युआन। जब लोगों ने और बोरो करना शुरू की तो और युआन छाप के लोगों को लोन्स के तौर पे देना शुरू कर, तो युआन की सप्लाई बढ़ गई मार्केट में। जब सप्लाई बढ़ गई युआन की, तो युआन वीक हो गया, ठीक है। अब वही बात कि $1 में 8 युआन आ सकते हैं। सही? तो गवर्नमेंट इस तरीके से इंटरवीन करके उसको जो है ना उस एग्जैक्ट प्राइस पे रखती है। तो ये फिक्स्ड रेट हो गया। अब एक्चुअली प्रैक्टिकली आप एग्जैक्ट एक प्राइस के ऊपर नहीं रख सकते कि 8 युआन के बदले ही $1, ठीक है। और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में ये बहुत अच्छा भी नहीं समझा जाता। दूसरी कंट्रीज कहेंगे जानबूझ के अपनी करेंसी को वीक रख रहे हैं, हालांकि इनकी करेंसी, इनकी मुल्क की इतनी एक्सपोर्ट्स है, लेकिन ये अब जानबूझ के अपनी करेंसी को इतना वीक रख रहे हैं ताकि दूसरी कोई कंट्री एक्सपोर्ट में आगे ना निकल सके इनसे, ठीक है ना। तो ये फ्री ट्रेड पॉलिसी के ऊपर नहीं चले, फ्री ट्रेड पे बस छोड़ दे खुला, नेचुरली फ्लोट होके जहां करेंसी रेट पहुंचे, ये नहीं पहुंचने दे रहे वहां। तो चाइना कहेगा कि ठीक है, हम तो सिंपल कर रहे हैं काम, हमारा नेचुरली एक्सचेंज रेट वहां पर खड़ा है। हम क्या करते हैं कि जब हमारी करेंसी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, या फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपोर्ट करते हैं, लोग हमारी करेंसी में नहीं, लोग हमें USD में पे करते हैं, तो लोग जब USD में पे करते हैं तो हम उस USD से अमेरिका के जनाब अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए हुए बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, या उस US डॉलर को यूज करते हैं कुछ और किसी मुल्क में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, ठीक है। तो हमारी करेंसी उसके बाद दोबारा वीक हो जाते हैं नेचुरली, लेकिन इसमें हम जिम्मेदार थोड़ी, हमारे पास जो डॉलर हम तो इन्वेस्ट करेंगे ना कहीं,
सही, वरना अगर वो ना करें इन्वेस्ट तो मुल्क में यूएस डॉलर बढ़ता चला जा रहा है सप्लाई वाइज, तो इनकी यूएस डॉलर वीक हो जाएगा इनकी करेंसी के बदले ना, तो इनकी करेंसी के बदले यूएस डॉलर वीक होने का मतलब ये दुनिया भर को अब इनके पास से माल महंगा मिलेगा क्योंकि इनकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई एक तरह से, और ये नहीं चाह रही। ठीक है, तो चाइना क्या करेगा, वो एक रेंज सेट कर देगा, क्या ठीक है हम 1% का एक, जैसे अभी करंटली, अभी एग्जैक्ट करंट तो नहीं पता लेकिन कुछ ईयर्स पहले की देखी थी तो 1% की फ्लक्चुएशन चाइना बर्दाश्त कर लेता है अपने एक्सचेंज रेट में। ठीक है, कि 8 युआन्स के बदले $8, इससे 1% ऊपर भी, 1% स्ट्रांग भी हो सकता है युआन, 1% वीक भी हो सकता है, तो इतने को तो नहीं चढ़ता, इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो फिर इस तरह की प्रैक्टिसेस करता है कि डॉलर ख़रीद लिया ताकि युआन जो है ना क्या कहते हैं वीक हो जाए, या डॉलर सप्लाई कर दिया मार्केट में ताकि युआन स्ट्रांग हो जाए, थिंग्स लाइक दिस। तो इस चीज़ को आप ज़रा यूँ समझें, एक लफ्ज़ है डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ये आप समझते हैं, ये है फ्री मार्केट के दो लफ्ज़, कि अगर फ्री मार्केट के अंदर, फ्री फ्लोट के अंदर करेंसी नेचुरली डेप्रिशिएट हो रही है या नेचुरली अप्रिशिएट हो रही है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इसी वजह से उन गुड्स के जो फॉरेन कंट्रीज के साथ डिमांड सप्लाई होती है गुड्स की, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो उसी के बदौलत आपकी करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी भी डिमांड एंड सप्लाई होती है, और इसकी वजह से वो करेंसी नेचुरली डेप्रिशिएट हो सकती है, वीक हो सकती है, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है। उमूमन एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ती है तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही होती है, और उमूमन आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती है तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको मैनेज कर रहे हो तो वो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन नहीं, वो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन कहलाएगा। बात वही है, बात वही है कि आपकी करेंसी की डेप्रिशिएट, लेकिन आप खुद डीवैल्यू कर रहे हो यार, आप खुद रीवैल्यू कर रहे हो सकता है किसी जमाने में तरीकेकार हो कि बस सेट कर दिया ये रेट है तो यही रेट है, हालांकि रेट आपका वो एक्सचेंज रेट नहीं होना चाहिए, आपकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग होगी या आपकी करेंसी ज़्यादा वीक होगी, पर आपने फिक्स कर दिया, हो सकता है पहले ये होता हो। लेकिन अब ऐसा होता है कि मतलब अंडर द टेबल आप डी वैल्यू और री वैल्यू कर रहे होते हो, लेकिन ओवर द टेबल अबव द सरफेस जो नजर आ रहा होता है वो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन नजर आ रही होती है, लेकिन एक्चुअली वो आपकी सोची समझी तरकीब होती है कि मेरी करेंसी अप्रिशिएट ना हो जाए, तो इसलिए मैं जो उसको डी वैल्यू करूं, लेकिन डी वैल्यू करूंगा ऐसे डी वैल्यू नहीं करते, बार सेट कर दिया, लो नंबर्स माइनस कर दिया, ऐसे नहीं होगा, डी वैल्यू ही हो रही है, लेकिन किस तरह से कि कुछ इनडायरेक्टली ऐसी ट्रांजैक्शंस करूं जिससे मेरी नेचुरली करेंसी डेप्रिशिएट की तरफ जाने लगे। सही है, लेकिन मकसद पीछे वही है कि डी वैल्यू रखें हम उसको। तो डीवैल्यूएशन यहां समझ गया, ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो रीवैल्यूइंग अ डेप्रिशिएटिंग करेंसी, अगर एक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है उसको रीवैल्यू करना है, क्या वजूहत हो सकती है। एक मुल्क है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वो अगर इंपोर्ट्स के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, जितनी इंपोर्ट्स करेगा तो पीकेआर करेंसी अगेंस्ट डॉलर वीक होती चली जाएगी, तो डेप्रिशिएटिंग करेंसी को वीक होने से बचाने के लिए उसको अप्रिशिएट करने का कोई इम्पैक्ट देना पड़ेगा भाई, सही है। तो ये मार्केट फोर्सेस के अंदर रहते हुए किस तरह से काम करेगी चीज, देखो ये आपका पीकेआर है, सही है, अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। अगर आपकी करेंसी कुछ इस तरह से पीकेआर अगेंस्ट यूएस डॉलर्स की जगह, पहले ये वाली मिसाल समझाता हूं, यूएस डॉलर्स अगेंस्ट पीकेआर, कि आप अगर यूएस डॉलर को डिमांड ज़्यादा करने लग गए, आउटवर्ड चला गया, तो आपको पहले इतने इस प्राइस में इतने डॉलर्स मिलते थे, अब आपको इस प्राइस के ऊपर प्राइस 2 पे इतने डॉलर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस 2 पे $1 मिल रहा है जिसपे इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है, इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी करेंसी एक तरह से वीक हो गई ना, पहले आपकी करेंसी इतने में इस प्राइस में ही $1 खरीद सकती थी, तो इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी डॉलर की, अब आपकी करेंसी इतनी वीक हो गई कि अब आपको प्राइस 2 पे करना पड़ता है हर डॉलर को खरीदने के लिए, तो वीक है ना करेंसी। गवर्नमेंट चाहती है इस वीक करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या करेंगे,
ये डिमांड कर्व जो है D1 और D2 और ये सप्लाई कर्व, ये डॉलर के डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे डॉलर्स हैं। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि हम डॉलर की सप्लाई बढ़ा देते हैं मार्केट में। तो डॉलर की सप्लाई जब बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो दोबारा आपकी इस प्राइस पॉइंट पे आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि डॉलर की मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। तो अब $1 P1 का ही मिलेगा आपको। डॉलर की मार्केट में सप्लाई कैसे बढ़ाई, गवर्नमेंट ने अपने पास जितने भी डॉलर रिजर्व्स थे उन रिजर्व्स के बदले रुपीस खरीदना शुरू कर दिए। तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई अवेलेबल हो गई, हर एक के पास अब डॉलर का एक्सेस बढ़ गया। क्लियर, जब डॉलर की सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गई तो उसके प्राइस क्यों ज्यादा होंगे, जब जितने खरीदार है हर बंदे को जो है ना डॉलर एक्सेस मिल ही रहा है, जब अवेलेबल है इजीली, तो वो डॉलर की सप्लाई बढ़ने की वजह से डॉलर चीप हो गया, तो आपकी करेंसी री स्ट्रॉन्ग हो गई। सो दिस इज हाउ यू रीवैल्यू अ डेप्रिशिएटिंग करेंसी। ठीक है, यहां मिसाल पाकिस्तान की नहीं है, यहां मिसाल चाइना की है। या इसी तरीके से अगर आपकी कोई एप्रिशिएटिंग करेंसी है, एक करेंसी जो एप्रिशिएट हो रही थी उसको डेप्रिशिएट करना चाह रहे हो, एक करेंसी जो एप्रिशिएट हो रही थी और वो उसी मुल्क की करेंसी होगी एप्रिशिएट हो रही थी जिस मुल्क के अंदर दूसरे ममालिक से पैसा आ रहा हो, क्योंकि वो मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा था, दूसरे ममालिक से पैसा आ रहा है, या क्योंकि दूसरे ममालिक से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं आपके मुल्क में, या इस मुल्क ने बहुत पहले, आज से 5-10 साल पहले बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी दुनिया भर में, अब वहां से सबसे प्रॉफिट आना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। तो जहां जैसे जैसे इंटरनेशनल कंट्रीज से पैसा आना शुरू हो गया तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होने लग जाएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू इंटरनेशनल करेंसीज। तो आप चाह रहे हो कि यार इतनी अप्रिशिएट हो गई तो ऐसा ना हो जाए हमारे एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाए लोगों के लिए, या हमारे मुल्क में लोग इन्वेस्ट करते हुए 4 दफा सोचे कि नहीं यार इनका मुल्क में की करेंसी तो बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ, तो वी कांट। तो आप उसको डी वैल्यू करना चाह रहे हो, सही है। सो वो डी वैल्यू आप कैसे करोगे, आपकी करेंसी है, आप डी वैल्यू करना चाह रहे हो, सही। आपकी करेंसी इस दफा, चलो मैं यहां रख देता हूं, PKR है, आप डी वैल्यू करना चाहते हो अगेंस्ट कोई और करेंसी की मिसाल ले लेते हैं, अगेंस्ट युआन, ठीक है। आप PKR अगेंस्ट युआन डी वैल्यू करना चाहते हो, बहुत ही एक इंपोर्टिंग कंट्री के लिए मिसाल देनी भी नहीं चाहिए, सही है, लेकिन चलो दे रहे हैं। एक्चुअली नहीं देनी चाहिए, प्रैक्टिकली समझ में ही नहीं आएगी ना, विजुअलाइज नहीं कर सकते। चाइनीज युआन चाइना चाह रहे वीक हो एज कंपेयर टू USD। पहले P1 पे खड़ा था कि प्राइस 1 का अगर एक युआन है, मतलब 1 या चलो $1 का कि अगर 8 युआन है तो 800 युआन क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर $1 के 8 युआन हुए तो 800 युआन डिमांडेड है, सही है। चाइना चाहता है कि 800 युआन में ना मेरा माल बिकेगा नहीं, क्योंकि लोगों को $1 के अगर 8 युआन पड़ रहे हैं, लोगों को उस हिसाब से अगर $100 का माल खरीदना है तो उनको मुझे $800 युआन्स पहले देने पड़ेंगे तो जाके खरीद पाएंगे, तो उनके लिए $100 का माल पड़ रहा है। अब चाइना चाह रहे नहीं उनके लिए माल चीपर पड़े, तो चाइना क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे चाइना का युआन है ना, चाइना का डिमांड कर रही है, सप्लाई कर रही है, चाइना अपने युआन की सप्लाई बढ़ा देगा, US को मजीद युआन्स दे देगा, ऐसे नहीं दे देगा। चाइना अपने युआन्स का इस्तेमाल करते हुए, चाइना अपने युआन्स का इस्तेमाल करते हुए US में इन्वेस्ट कर देगा। चलो चाइना अपने युआन्स का इस्तेमाल करते हुए US में इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो इससे क्या हुआ, चाइना के युआन की सप्लाई US में बढ़ गई। तो चाइना का युआन का सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट हो गया एक तरह से। US में पहले इतनी ये सप्लाई कर्व पे एक सप्लाई अवेलेबल थी चाइनीज युआन की, अब सप्लाई युआन की बढ़ गई US के अंदर, क्योंकि चाइना ने इन्वेस्ट किया तो युआन आए, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इससे अब US को 8 युआन, पहले $1 के पड़ रहे थे, अब 8 युआन US को $0.7 के पड़ रहे हैं, सही है, चीपर पड़ रहे हैं US सिटीजन को। तो अब US सिटीजन जहां से चीपर पड़ रहा है वहां से और माल मंगवाएंगे ना, तो इस वजह से चाइना चाहेगा उसकी करेंसी डिवैल्यूड रहे, सही है, डीवैल्यूइंग एंड अप्रिशिएटिंग करेंसी।
बस या आप रीड करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। तो बात हो रही थी मैनेज्ड फ्लोट की, ये तो फिक्स्ड। अच्छा, ये जो आप कॉन्स्टेंटली करते रहे ना, क्या चाइना चाह रहे कि नहीं 8 युआन का $1 और $1 के 8 युआन, इसी पे एग्जैक्टली सेट रहे, ठीक है। चाइना अगर ये चाह रहा है तो इसमें वो उसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली मार्केट के अंदर इंटरवेंशन करती रहनी पड़ेगी कि 1 इंच इधर से उधर ना हो। ऐसा नहीं होता, वो एक रेंज रखते हैं कि 1-2% का रिलैक्सेशन के, 1-2% ऊपर जाए नीचे जाए वो तो टॉलरेट कर लेंगे, पर उस रेंज में रहे। तो ये एक्चुअली मैनेज फ्लोट कहलाया। सही, फिक्स फ्लोट की सब हेडिंग समझ लो मैनेज फ्लोट को। आपके नोट्स में भी सब हेडिंग की तौर पे लिखा है, ये अभी आपको थर्ड हेडिंग नजर आ रही है ना, एक्चुअली थर्ड हेडिंग नहीं, इसको आप फिक्स्ड फ्लोट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, फिक्स फ्लोट नहीं, फिक्स एक्सचेंज रेट की अंदर ही सब हेडिंग समझना मैनेज फ्लोट, बिल्कुल फिक्स जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि एग्जैक्ट एक प्राइस पॉइंट नहीं रखते, सेट एक रेंज रखते हैं कि $8.1 तक, $1 का 8.1 युआन भी हो सकता है और 7.9 युआन भी हो सकते हैं। 7.9 युआन से लेकर 8.1 युआन के दरमियान इतना तो टॉलरेबल है। ये नहीं कि 8 पे एग्जैक्ट रखना है, इट कैन नॉट बी। सो अ मैनेज्ड फ्लोट exchange rate system is a type of exchange rate system in which a country's central bank intervenes in the floating exchange rate market to adjust its currency value within a certain range, not certain price, certain range, ठीक है ना। तो मैनेज फ्लोट एक फिक्स एक्सचेंज रेट की किस्म है जिसमें एक सर्टेन रेंज के अंदर सेट रखना चाहते हैं, और उसका पूरा नीचे केस स्टडी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैनेज फ्लोट क्या है? दिस अप्रोच कंबाइंस फ्लोटिंग प्लस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को। फ्लोट भी होने देते हैं 1% इधर उधर और फिक्स्ड रेंज के अंदर भी रखते हैं, सही। तो दोनों का टच आता है इसमें, और यहां पर पूरा केस स्टडीज है। फॉर इयर्स, कई सालों तक चाइना ने अपनी करेंसी को पैग किया हुआ $, के साथ। पैग मतलब चिपटी, चिपटी लगाना। चाइना ने अपनी करेंसी को डिसाइड किया हुआ $, के साथ, फ्री पे नहीं छोड़ा हुआ कि $, के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए करेंसी और ज्यादा वीक भी ना हो जाए, एक रेंज के अंदर रहे। तो कई अरसे से यही चल रहा है। दिस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाज इनिशियली 8.28 युआन टू $1। पहले शुरू में 8.28 युआन का $1 इसी के ऊपर फिक्स था, ठीक है। उसके बाद सिर्फ $, के ऊपर फिक्स था। लेकिन अब अच्छा, ओवर द इयर्स बता रहा है अब चेंज क्या आया है। पहले सिर्फ $, के ऊपर फिक्स रखता था चाइना, अब सिर्फ $, पे फिक्स नहीं रखता, बल्कि अब बास्केट ऑफ करेंसीज के ऊपर करता है। वो अलग अलग तमाम करेंसीज को एग्रीगेट करके और क्या रेट होना चाहिए वो इस तरह सेट करता है। उसकी क्या डेप्थ कैलकुलेशन होगी उसको छोड़ दो, बस समझने के लिए कि अब सिर्फ एक $, के ऊपर चिपटी नहीं लगाई हुई अपने एक्सचेंज रेट के, बल्कि वो सारी करेंसीज जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स है दुनिया के मेजर, चाइना के सारे ही मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, पूरी दुनिया ही चाइना से माल मंगवाती है। तो उन सबकी बास्केट ऑफ करेंसीज बना के उसके अगेंस्ट अपना जो है ना रेट सेट करता है चाइना। टू कीप द युआन विद इन अ प्रिसाइज रेंज, चाइना सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व ब्यूरो, आई थिंक ये नाम है यूएस का, ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्टली भूल रहा हूं क्या नाम था। बहरहाल तो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो डेली सेट्स अ डेली रेफरेंस रेट फॉर युआन अगेंस्ट डॉलर्स, ठीक है, युआन अगेंस्ट डॉलर्स एंड अदर करेंसीज। वो रोज उसका रेट सेट करता है, कैसे? अलाउइंग टू फ्लक्चुएट इट विद इन अ फिक्स्ड बैंड ऑफ टिपिकली 1% की फ्लक्चुएशन अलाउ कर देता है। उससे ज्यादा हो रही होती है, अगर उससे ज्यादा वीक हो रहा होता है तो युआन को बाय कर लेता है ताकि वो युआन स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। चाइना सेंट्रल बैंक युआन को मार्केट से शॉर्ट कर लेता है एक तरह से, और अगर स्ट्रांग हो रही होती है चाइनीज युआन तो मजीद छाप के वो कहीं इन्वेस्ट कर देता है ताकि वो चाइनीज युआन की सप्लाई बढ़ जाए। क्लियर? तो वो एक मिसाल ऐसा, वो मजीद छाप की क्या करता है, एक मिसाल जो बार बार दी जाती है वो क्या है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदता है। तो चाइनीज युआन दे के यूएस बॉन्ड्स खरीद ले तो युआन की सप्लाई भी बढ़ गई, साथ में यूएस बॉन्ड्स भी आ गए जो कि सालाना प्रॉफिट भी देंगे चाइना को।